प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1925 में अपनी पुस्तक द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में किया था। इन्होंने पृथ्वी की धरातल की विभिन्न स्थलाकृतियों और उनके आविर्भाव की समस्या के स्पष्टीकरण के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जोली के सिद्धांत को तापीय चक्र सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ थर्मल साइकिल या रेडियो एक्टिवता सिद्धांत भी कहते हैं। जोली का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर महाद्वीपों के परिवर्तनों एवं पर्वत निर्माण को पृथ्वी में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन एवं ऊष्मा उत्पन्न होने से जोड़ा है। यानी इन्होंने पर्वत निर्माण को रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से संबंधित माना। उन्होंने इस क्रिया की दो अवस्थाएं बताई। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ऊष्मा के एकत्रण से सीमा, जो कि बेसाल्ट की बनी हुई है परत है, इतनी गर्म हो जाती है कि वे पिघलकर तरल हो जाती है। खरी अवस्था वह है जब इस अतिरिक्त ऊष्मा का विकिरण हो जाता है एवं सीमा की तरह पुनः कठोर हो जाती है। जोली का सिद्धांत पृथ्वी का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है तथा पृथ्वी की आंतरिक बनावट की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करता है। तथापि पर्वत निर्माण की भी व्याख्या बहुत स्पष्ट ढंग से की गई है और महाद्वीपीय प्रवाह पर भी बल दिया गया है। इस तरह यह सिद्धांत सरल और आधुनिकतम वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित है। जोली समस्थिति की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटिसी को स्वीकार करता है और मानते हैं कि महाद्वीपीय अपेक्षाकृत हल्के सियाल से बने हैं, जिनका घनत्व 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और महासागरीय तली का निर्माण अपेक्षाकृत भारी पदार्थों अर्थात सीमा से हुआ है, जिनका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सियाल के बने महाद्वीप अधिक घनत्व वाले सीमा पर अवस्थित हैं। यदि सियाल और सीमा का घनत्व क्रम से 2.67 और 3 है तो समस्थिति की संकल्पना के अनुसार सीमा के ऊपर सियाल का जितना भाग निकला हुआ है उसका 8 गुना भाग सीमा के अंदर डूबा होना चाहिए। सीमा यानी अधः स्तर सब स्ट्रेटम के ऊपर महाद्वीपों की औसत ऊंचाई के औसत आधार पर जोली ने सियाल की मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर बताई है। किंतु जहां धरातल पर पर्वत निर्माण हुआ है वहां सीमा के अंदर डूबे हुए सियाल की गहराई उसी अनुपात में अधिक होती है। जोली का कहना है कि पृथ्वी की सभी चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व मिलते हैं। सीमा की तुलना में सियाल की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक हैं। जोली का मत है कि धरातल से जितना भी ताप का ह्रास विकिरण द्वारा यानी रेडिएशन द्वारा होता है उसकी क्षतिपूर्ति से अधिक ताप सियाल की चट्टानों की रेडियो एक्टिवता से प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीमा से सियाल में ताप स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सीमा में रेडियो एक्टिवता से प्राप्त ताप का संचयन होता है और ये ताप इतना अधिक हो जाता है कि बेसाल्ट चट्टानें पिघलने लगती हैं। ऊपरी सियाल की परपटी में से कितनी ऊष्मा निकलती है इसकी गणना की जा सकती है। इसी प्रकार यदि सीमा को बेसाल्ट की प्रकृति का माने तो उससे उत्पन्न ऊष्मा को भी नापा जा सकता है। खदानों में बढ़ते तापमान से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जोली का कहना है कि सियाल की परपटी को यदि 30 किलोमीटर मोटाई का माने तो उसके निचले हिस्से में तापमान लगभग 1050 डिग्री सेल्सियस होगा। बेसाल्ट का गलनांक 1150 डिग्री सेल्सियस है। महासागरों की तलहटी में स्थिति भिन्न होगी, यहाँ सियाल तट नहीं है, अतः सीमा की तट में उत्पन्न ऊष्मा महासागरों के जल से होती हुई बाहर निकल जाएगी। जोली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया कि रेडियो एक्टिवता द्वारा पर्याप्त ताप के संचयन तथा प्राप्ति के लिए जो बेसाल्ट को गला सके 33 से 56 मिलियन वर्ष लग सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के भीतरी भाग तरल होने पर कई महत्वपूर्ण एवं रोचक परिवर्तन होंगे। परपटी के निचले भाग के तरल होने से पृथ्वी का आकार बढ़ तो जाएगा, साथ ही इस तरल पदार्थ में महाद्वीपीय स्थल धीरे धीरे डूबने लगता है। महाद्वीपीय खंडों के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल महाद्वीपों के अपेक्षाकृत नीचे किनारों को ढक लेता है, अर्थात महासागरीय तल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होता है। महासागरीय अतिक्रमण की अवस्था में तटों के पास छिछले समुद्रों में बड़ी मात्रा में तलछट का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया भूसन्नतियों के बनने को सिद्ध करती है। यही जलज निक्षेपण होंगे जो बाद में पर्वत निर्माण के स्थल होंगे। ये सिद्धांत पर्वत निर्माण के दो विशिष्ट प्रक्रमों
क्षैतिज संपीड़न और ऊर्ध्वाधर उत्थापन पर बल देता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन और वर्टिकल अपलिफ्ट पर। इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में होता है। फिर सागर जितना बड़ा होगा उसके तल के सिकुड़ने से दबाव उतना ही अधिक होगा, अतः उतना ही विस्तृत पर्वत बनेगा। इस प्रकार एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया जा सकता है कि सबसे बड़े पर्वत सबसे बड़े महासागर के सामने पाए जाते हैं। यह सत्य भी प्रतीत होता है क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला मिलती है, किंतु अटलांटिक तट के समानांतर पर्वतों की अनुपस्थिति या आल्प्स हिमालय पर्वतमाला की स्थिति की संतोषजनक व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं हो पाती। जोली का मानना है कि भूगर्भ के पिघलने और पुनः कठोर होने की प्रक्रिया पृथ्वी के इतिहास में एक चक्र के रूप में बार बार होगी। इससे पर्वत निर्माण भी बार बार होगा। यह सही है कि पृथ्वी के इतिहास में पर्वत निर्माण कई बार हुआ है, लेकिन ये लगभग समान अंतराल से हुआ हो तो ऐसा प्रमाणित नहीं होता। इस सिद्धांत में प्रथम तर्क संगत प्रक्रिया बताई गई प्रतीत होती है, अर्थात पर्वत निर्माण का बार बार होना, पर्वतों का जलद चट्टानों से बनना एवं विशाल महासागरों के सम्मुख पर्वत श्रेणियों को पाया जाना सिद्धांत के पक्ष में है। यानी दो बातें सिद्धांत के पक्ष में गई हैं कि एक तो पर्वत निर्माण का बार बार होना, पर्वतों का जलद चट्टानों से बनना और विशाल महासागरों के सम्मुख पर्वत श्रेणियों का पाया जाना। जोली के सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक जेफरीज रहे हैं, जो उनके विचारों से पूर्ण रूप से असहमत है। जेफरीज के अनुसार जोली द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय भागों यानी सियाल की 30 किलोमीटर की मोटाई अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने महाद्वीपों की मोटाई लगभग 16 किलोमीटर बताई। जेफरीज ने सीमा के तरल होने पर महाद्वीप पश्चिम की ओर स्थानांतरित होंगे, ऐसे किसी महाशक्ति के प्रमाण नहीं मिलते। जेफरीज के इस कथन को पूर्ण रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है। जेफरीज का यह भी कहना है कि रेडियोधर्मी ऊर्जा के कारण यदि सीमा तरल हो जाती है तो उसके पुनः कठोर होने का कोई कारण नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी आपत्ति उठाई है कि क्यों प्रशांत तटीय एवं अटलांटिक तटीय पर्वतों की दिशा भिन्न है। प्रथम उत्तर दक्षिण फैले हैं और दूसरे पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हैं, अर्थात पर्वत निर्माण के प्रक्रम को इस रूप में स्वीकार करना कठिन है।